गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग है जितने भी लोग हमारे साथ आज के इस सेशन में जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, सभी को गुड मॉर्निंग। आज से जो है हम लोगों की क्लास स्टार्ट हो रही है, बायोलॉजी की, साइंस की क्लास। और प्रत्येक दिन आपकी क्लास जो है सुबह 5 बजे मिलेगी। ठीक है, प्रत्येक दिन हम लोग साइंस के जो है बेहतरीन 25 से 30 प्रश्नों का पीपीटी के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे और उसके आंसर को जानने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार के किसी भी प्रश्न में अगर डाउट हो तो आप लोग जो है वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में जो है अपना रिव्यू दे सकते हैं, अपनी बातों को कमेंट के माध्यम से हमें पहुंचा सकते हैं। तो जितने भी प्रश्न हम लोग डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं, खास करके फिजिक्स के 6 चैप्टर, उसके बाद बायोलॉजी के 5-6 चैप्टर, और जो है आपके केमिस्ट्री हैं इनके 6 चैप्टर। तो इन सभी चैप्टरों को बारी बारी से एक एक दिन, मतलब अगले 15 दिन में हमारा साइंस जो है चैप्टर वाइज साइंस के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो सभी ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद एक महा मैराथन क्लास लेंगे। पूरे साइंस के जो 500 लगभग प्रश्न होंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में 100% आने की जिस प्रश्नों की सीरीज से संभावना रहेगी, उन प्रश्नों को हम लोग जो है हल करने का प्रयास करेंगे। तो हम और आप मिल करके आज से एक नई सुबह की शुरुआत कर रहे हैं। प्रत्येक दिन सुबह में आप सबों को 5 बजे से लाइव क्लासेस आधे घंटे की मिलेगी, आधे से पौने घंटे की। तो आई होप कि यह क्लास आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और मददगार होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन के साथ। पहले नंबर प्रश्न पर जाने से पहले इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि विश्वास वह शक्ति होती है, विश्वास वह चीज़ है जिनसे आपकी उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाई जा सकती है। पहला प्रश्न है हमारे सामने और वह होगा बायोलॉजी के जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम वाले चैप्टर से, और ऐसे प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं या जाने की संभावना है। पहला प्रश्न है कि मानव हृदय से संबंधित प्रश्न है क्या, कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं भाई। ऑप्शन है आपके सामने 3 वैश्म, 4 वैश्म, 5 वैश्म, 2 वैश्म। वैश्म का मतलब हो गया जो क्या कहते हैं, चेंबर की बात हो रही है। ठीक है, मानव हृदय में कितने चेंबर पाए जाते हैं, तो आपने पढ़ा होगा मानव हृदय में जो है कितने चेंबर पाए जाते हैं, 4 चेंबर पाए जाते हैं, यानी कि 4 वैश्म। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, 4 वैश्म। देख रहे हैं ये जो मानव हृदय है, ये जो आपका फिगर है, ये क्या है, मानव हृदय का है। यह मुख्य रूप से बाएं भाग और दाएं भाग में, बाएं और दाएं भाग में बटा हुआ है। इधर 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 जो है ये आपका लेफ्ट भाग है और ये राइट भाग है, और फिर ये लेफ्ट भाग जो है 2 भागों में बटा हुआ है और राइट भाग भी 2 भाग में बटा हुआ है। तो कुल मिलाकर के 4 चेंबर का निर्माण करते हैं 4 वैश्म का। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। तो ध्यान देंगे 100 ml रक्त में जो है 100 ml रक्त में जो है उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा जो होती है वह होती है 20 mg के बराबर, 20 mg के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती हैं। मस्तिष्क में जो हमारा ब्रेन है उसमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं यानी इन्फॉर्मेशन किस रूप में संचित होती हैं, चेतना, आवेग, उद्दीपन और संवेदना। आंसर याद रखेंगे, उद्दीपन के रूप में जो है हमारे मस्तिष्क में सूचनाएं संचित होती है। ये आपका मस्तिष्क है, यही आपका क्या है भाई, मस्तिष्क है। और यहाँ जो इस फिगर में आप देख रहे हैं पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन है, पार्ट ऑफ जो ह्यूमन ब्रेन है। नेक्स्ट है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ये जो संरचना है ये वृक्क की है, वृक्क की है ये संरचना, और इसके संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। चलिए ठीक है, गुड मॉर्निंग सबको, जो भी लोग जुड़े हैं सबको गुड मॉर्निंग है।
बातचीत कम करते हुए हम लोग पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें तो वो बेहतर है। ठीक है, नेफ्रॉन। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। और ये है नेफ्रॉन का चित्र। ठीक है, और विभिन्न भागों के उनके नाम हैं। तो यहाँ से आप जो है एक क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें, तो चित्र कम से कम यहाँ से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मानव शरीर में जो है इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से जो है मधुमेह यानी कि शुगर की बीमारी होती है। कौन सी? शुगर की बीमारी। और घेंघा नामक रोग का उत्पन्न होता है आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग उत्पन्न होता है। अच्छा, इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन। क्वेश्चन भी पूछा जाता है बोर्ड में कई बार कि इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक क्या है? हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार जो कि हमारे मुंह से निकलता है, लार। लार में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जल्दी से बताएंगे तो जल्दी से बताएंगे, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन है लाइपेज, लाइपेज है आपके पास ऑप्शन, गेस्ट्रीन है, टाइलिन है और पेप्सिनोज है, पेप्सिनोज है। ये हमारा इधर से जो है लार निकलता है हमारे मुंह से। ठीक है, इधर से लार स्रावित होकर के मुंह में आता है। तो लार जो है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम होता है, टाइलिन। ठीक है, कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन होता है। और यहाँ दीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका फिगर है, ये जो है पाचन तंत्र का मुख्य रूप से फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन जो है किस प्रकार की प्रतिक्रिया है, किस प्रकार के रिएक्शन है? ठीक है, ऑप्शन है शारीरिक, शारीरिक, भौतिक, रासायनिक और प्राकृतिक। शारीरिक, भौतिक, रासायनिक और प्राकृतिक। तो ध्यान देंगे, वाष्पोत्सर्जन क्रिया एक भौतिक प्रतिक्रिया है या प्रतिक्रिया है। ठीक है, आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। जो वाष्पोत्सर्जन है, वाष्पोत्सर्जन का मतलब पौधे के पत्तियों के माध्यम से जो है पानी बाहर निकलता है। क्या निकलता है भाई? पानी जो है बाहर निकलता है। देख रहे हैं, ये आपका पौधा है, ये आपका क्या है? पौधा है, जिसको H2O यानी जल प्राप्त हो रहा है जड़ के माध्यम से। इस तरीके से जल जा रहा है और पत्तियों के माध्यम से क्या हो रहा है? वाष्पोत्सर्जित प्रक्रिया द्वारा ये बाहर निकल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वसन के अंतिम उत्पादन क्या होता है? यानी कि जब हम सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, उस दौरान जो अंतिम उत्पाद होता है वह क्या होता है? अंतिम उत्पाद क्या होता है? ध्यान से समझेंगे, श्वसन के दौरान जो है अंतिम उत्पाद क्या बनता है? वह बनता है आपका जो CO2 आप छोड़ते हैं और ऊर्जा। ठीक है, CO2 और ऊर्जा क्या है? अंतिम उत्पाद है। ठीक है, CO2 और ऊर्जा हमारे श्वसन का अंतिम उत्पाद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? जो लाल रेड ब्लड सेल हैं उनको जो है लाल कौन बनाता है? तांबा के यौगिक, लोहा के यौगिक, लवण के यौगिक, इनमें से सभी। तो जल्दी से आंसर बताएंगे। लाल जो है, रक्त हमारा लाल जो है लोहा के कारण होता है। ठीक है, लोहा के कारण जो हमारा रक्त है लाल लाल होता है। यहाँ दीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ब्लड है और ब्लड का एक पार्ट है RBC, जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं। एक होता है ब्लड प्लेटलेट्स और एक होता है वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने क्या कि मानव में वहन तंत्र के मुख्य घटक कौन कौन है या घटक कौन है? मानव में जो है वहन तंत्र के घटक कौन है? वहन तंत्र के घटक कौन है? ऑप्शन है वृक्क, त्वचा, फेफड़ा, इनमें से सभी। वृक्क, त्वचा, फेफड़ा और इनमें से सभी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो फिगर है पूरे मानव के विभिन्न तंत्रों के बारे में यहाँ पर है, मानव शरीर के बारे में। ठीक है, ठीक है। प्रश्न है कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन हैं? ध्यान दीजिएगा, वहन तंत्र के जो घटक है, वृक्क भी है, त्वचा भी है, फेफड़ा भी है। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। वेरी गुड, आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? किसके? हरित लवक यानी क्लोरोफिल, हरित लवक को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल, के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? ऑप्शन है भूरे भाग में, हरे भाग में, पीले भाग में और काले भाग में। भूरे भाग में, हरे भाग में, पीले भाग में और काले भाग में। ध्यान दीजिएगा, नामे है इसका हरित लवक और
किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसमें? तो हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है भाई? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधा अपना भोजन तैयार करता है। ठीक है, पौधा क्या करता है? अपना भोजन तैयार करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधा अपना भोजन तैयार करता है। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न, और यहाँ से आप प्रकाश संश्लेषण के बारे में विशेष जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का जो रिएक्शन होता है जिसमें 6CO2 प्लस 12H2O मिलकर के सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज का यानी कि C6H12O6 का निर्माण करता है, और इनके अलावे ऑक्सीजन और जल इससे क्या होता है? मुक्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होते हैं, यानी कि जो रक्त में है उपस्थित जो प्लेटलेट्स होते हैं उनके कारण क्या होता है? रक्त का बहाव होता है, रक्त में थक्का जमता है, रक्त की कमी होती है, रक्त संचय होता है। तो बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि रक्त में जो उपस्थित प्लेटलेट्स होता है उनके कारण ही हमारे रक्त का थक्का बनता है। ठीक है, रक्त का थक्का बनता है, और एक विटामिन के है जिसकी कमी अगर हो जाती है व्यक्ति में तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, और विटामिन के जो है रक्त के थक्का बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ग्रसनी भाग है, ग्रसनी जो है किस चीज़ का भाग है? ठीक है, मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का या बड़ी आंत का? ग्रसनी जो है, ग्रसनी किस चीज़ का भाग है? तो याद रखेंगे ग्रसनी जो है हमारा वह छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है भाई? छोटी आंत का भाग है, छोटी आंत का भाग है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके यहाँ पर फिगर दिख रहा है इसमें विभिन्न चीज़ का वर्णन है। जैसे ये आपका ग्रसनी हो गया, और ग्रास नली इधर इधर जो है ये ग्रास नली हो गया, ये आपका अमाशय वाला पोर्शन है। ठीक है, यहीं पर एक क्या कहते हैं कि और जो हमारे शरीर का पार्ट है वह अग्नाशय है। ठीक है, इसको यकृत बोलते हैं। यहीं पर यहाँ पर पित्ताशय है। ठीक है, तो ये सब जो है फिगर के माध्यम से आप इनको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूटपात किस में होता है? तो ध्यान देंगे जो कूटपात की प्रक्रिया है यह मुख्य रूप से अमीबा में होता है। किस में होता है? अमीबा में कूटपात की प्रक्रिया द्वारा जो है भोजन जो है अमीबा करता है। किस चीज़ के द्वारा? तो कूटपात के द्वारा। कूटपात के द्वारा क्या करता है? भोजन करता है। कौन? अमीबा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वह कब होता है? रात में होता है कि दिन में होता है कि रात दिन में या सुबह शाम में? कब होता है? जल्दी से आप लोग जो है इनका जवाब बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है या प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो यह हमेशा दिन में होता है, क्योंकि दिन में ही प्रकाश सनलाइट होते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है हमेशा सनलाइट की उपस्थिति में, मतलब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो किसकी उपस्थिति में? तो सनलाइट की उपस्थिति में। और सनलाइट कब मिलता है? दिन में ही मिलता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के कितने मुख्य घटक हैं? तो याद रखेंगे मुख्य घटक मतलब अवयव है। प्रकाश संश्लेषण के 4 मुख्य घटक माने जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के कितने मुख्य घटक माने जाते हैं? 4 गो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में 4 मुख्य घटक यानी अवयव है, जिसमें एगो जल है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर प्रकाश है, और फिर क्या है? क्लोरोफिल यानी पर्णहरित है। पर्णहरित है। और प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण भी बोर्ड में पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखें, तो आप क्या लिखेंगे? 6CO2 12H2O, और जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है, और ऑक्सीजन का भी इसमें क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां नंबर प्रश्न है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल जो है उसका रंग कैसा होता है? ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफिल का जो रंग होता है वह कैसा होता है? तो हरा होता है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा। ध्यान दीजिएगा, यही है क्लोरोफिल। ठीक है, इसी के कारण जो है पत्ते का रंग हरा होता है। ठीक ना, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा होता है। अगला प्रश्न है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, जो हमारा ब्लड है
उसमें अगर आयरन की कमी हो जाएगी, क्योंकि जानते ही हैं कि ब्लड का जो रंग है लाल इसीलिए होता है क्योंकि उसमें आयरन आयरन जो है प्रेजेंट होता है, इसी कारण रक्त का रंग लाल होता है। और अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में आयरन की कमी के कारण एक एक बीमारी होता है जिसका नाम है एनीमिया। क्या नाम है? एनीमिया नामक बीमारी होता है। ठीक है, एनीमिया नामक, इसमें क्या होगा कि आपके शरीर में जो है ब्लड घट जाएगी तो थकान महसूस होगा, आलस ज़्यादा आएगा, चिड़चिड़ापन कुछ ज़्यादा होने लगता है लोगों को। ठीक ना, एनीमिया के कारण। ठीक है, एनीमिया के कारण तो इसके लिए जो है आयरन की टैबलेट दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पर है मधुमेह। मधुमेह किसके कारण? इंसुलिन के कारण होता है मधुमेह। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ठीक ना, कवक में जो है पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? पहला है ऑप्शन स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, कोई नहीं। ठीक है, समभोजी कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे तो, जल्दी से बताएंगे तो फटाक से बताएंगे। कवक कवक में जो है पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में जो है पोषण की मृतजीवी विधि होती है। ठीक है, कौन सी विधि अपनाई जाती है? मृतजीवी। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। ठीक है, यही है कवक। यही है क्या? कवक। इसी को क्या बोलते हैं? कवक। अच्छा, कवक का अगर सीधा सीधा उदाहरण आप देखना चाहेंगे तो खास करके आप देखते होंगे जहाँ पर गोबर सब मवेशियों का गोबर जहाँ पर इकट्ठा किया जाता है वहाँ पर फफूंदी निकल जाता है। ठीक है, इस तरह का जिसको हम लोग कहते हैं गोबर छत्ता, वही क्या है? एक उदाहरण है कवक का। वो क्या है? उदाहरण है कवक का। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है यानी जो ऑक्सीजन O2 जिसको बोलते हैं, ऑक्सीजन क्या है? ऑप्शन है वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है और कार्बोहाइड्रेट है। वसा, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट। जल्दी बताएंगे ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? वसा है या एंजाइम है या हार्मोन है या कार्बोहाइड्रेट है? फटाक से आंसर बताएंगे तो जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? बहुत इजी प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। सबको एक बार फिर से गुड मॉर्निंग है सुबह सुबह कि आज के इस क्लास में आप लोग जुड़ रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आप लोग जो है डेली जुड़ेंगे सुबह में 5 बजे हमारे साथ साइंस के क्लास में। ठीक ना, जहाँ पर हम लोग 25 से 30 प्रश्नों का डेली जो है डिस्कशन देखने का काम करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन एक हार्मोन है। क्या है? एक हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है? एक हार्मोन है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। वृक्क जो है मनुष्य में वह संबंधित है। वृक्क यानी किडनी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, किडनी जिसको किडनी बोलते हैं। तो मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से और परिवहन से। जल्दी से बताएंगे तो मनुष्य में वृक्क जो है किससे संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, ये जो किडनी है वह एक उत्सर्जी अंग के रूप में जाना जाता है, यानी उत्सर्जन से। ठीक है, किडनी जो है उत्सर्जी अंग यानी वृक्क जो है उत्सर्जी अंग के रूप में मतलब जो है शरीर में जाना जाता है। ठीक है ना, किस अंग के रूप में? उत्सर्जी अंग के रूप में जाना जाता है। और ये है वृक्क का नामांकित चित्र। ठीक है, ये है वृक्क का नामांकित चित्र। आपको बोर्ड में यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, 3 नंबर, 2 नंबर के, कभी कभी 5 नंबर के प्रश्न इससे पूछ दिए जाएंगे। 5 नंबर किस हिसाब से कहेगा? वृक्क का सचित्र वर्णन करें, तो वहाँ पर 5 नंबर पूरा ई फोटो जो यहाँ पर है, आप जो डिस्प्ले पे एकदम चकाचक फोटो देख रहे हैं, इस तरह का फोटो आप बना दीजिएगा चकाचक, और उसमें इसके कार्यविधि के बारे में लिख देंगे। ठीक है, या एक प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड में कि वृक्क का जो है नामांकित चित्र बनाएं, तो वृक्क का नामांकित चित्र यही हुआ कि आप वृक्क की का जो है फोटो बना दीजिए और उसके बारे में मतलब कौन सा भाग क्या है, उस भाग का क्या नाम है वो आप लिख देंगे। चलिए अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? CO2, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, सभी। जल्दी बताएंगे तो स्वपोषी भोजन के लिए या स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? ध्यान देंगे, स्वपोषी पोषण खास करके जो स्वपोषी पोषण होता है वह पौधों में होता है। किस में होता है? पौधों में होता है। तो स्वपोषी पोषण पौधों में होता है। तो पौधों को भोजन बनाने के लिए, पोषण करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? CO2 की आवश्यकता पड़ती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है, सूर्य प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात क्या हो जाएगा आंसर? डी। डी इज राइट आंसर। ध्यान देंगे यहाँ पर।
जो हमारा पोषण है वह दो टाइप का होता है। पोषण कितने टाइप का? दो टाइप का। एक स्वयं पोषण या स्वपोषण और एक होता है विषम पोषण। स्वपोषण में क्या होता है, जो जीव होते हैं चाहे वह पौधे पेड़ पौधे हो या फिर अन्य चीज़ें हों, वह जो है अपना भोजन स्वयं से तैयार करते हैं। जबकि विषम पोषी में क्या होता है, वह अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं। ध्यान देंगे, जैसे स्वपोषी उसको कहते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या करते हैं, अकार्बनिक यौगिक से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसको ऑटोट्रोप्स कहते हैं, यानी कि स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरे पौधे, युगलिना, ये सब क्या है, युगलिना जो है यह भी स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। और हरे पौधे, सभी हरे पौधे जो है स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं, एक दूगो को छोड़ के। ठीक है, एक दो को छोड़ के। अगला है विषमपोषी। विषमपोषी वे जीव जो कार्बनिक पदार्थ और ऊर्जा को अपने भोज्य पदार्थ के रूप में क्या करते हैं, अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, उसको विषमपोषी कहते हैं। ठीक है, जैसे युगलिना को छोड़ करके सभी जंतु, ठीक है, ये सब विषम पोषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे अमरबेल भी हो गया। अमरबेल आपको हम बता रहे हैं एक उदाहरण के रूप में। अमरबेल जिसको गुजरलत्ती के नाम से भी हम लोग जानते हैं अपने घर में। ठीक है, इसके बाद आपसे प्रश्न पूछ देगा स्वपोषण और विषम पोषण के बारे में कि अंतर बताने के लिए। ध्यान देंगे तो स्वपोषण कहेंगे उनको जो जीव अपना भोजन स्वयं से बनाएंगे उस स्वपोषी, और जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं उसको विषमपोषी। स्वपोषी भोजन में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है इसमें। जबकि विषमपोषी में, मतलब स्वपोषी भोजन मतलब ये हुआ स्वपोषी जीव के बारे में बात हो रही है। स्वपोषी जीव में क्लोरोफिल होता है, जबकि विषमपोषी में क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, स्वपोषी भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं, जबकि इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, उससे पहले अपनी किसी भी मंजिल से आप तब तक दूर हैं जब तक उसके लिए पहला कदम न उठाया जाए। ठीक है, पहला कदम न उठाया जाए, अर्थात अपना कदम उठाइए, एक बार हाथ में पेन लीजिए, कॉपी किताब लीजिए और बैठ जाइए पढ़ाई करने के लिए, और तब तक पढ़ते रहिए, तब तक पढ़ते रहिए जब तक कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतर नहीं हो जाए, बहुत बेहतर नहीं हो जाए। ठीक है, चलिए 22वां नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से। जल्दी से बताएंगे तो जल से या CO2 से या ग्लूकोज से? जल्दी से बताएंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है ग्लूकोज किससे निकलता है, ऑक्सीजन किससे निकलता है, सॉरी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो है ऑक्सीजन किससे निकलता है, तो याद रखेंगे जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे निकलता है, जल से। यहाँ ध्यान दीजिएगा, किससे निकलता है भाई, तो जल से ऑक्सीजन निकलता। आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, ये जो मैग्नीशियम है यह पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णिल लवक में या श्वेत रक्त कण में? श्वेत रक्त कण में, जल्दी से बताइए तो। ठीक है, ये मैग्नीशियम जो है किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णिल लवक में या श्वेत रक्त कण में? श्वेत रक्त कण में। ध्यान देंगे, यह जो मैग्नीशियम है जिसको Mg बोलते हैं, Mg मतलब मैग्नीशियम की बात हो रही है, यह जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय जो है एक बार में कितनी बार धड़कता है, यानी 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ये क्या है, हार्ट है, देख रहे हैं कितना सुंदर आदमी है। ठीक है, ये हम अपना ही फोटो लगाए हैं, ठीक ना, ये हमारे ही फोटो है। तो विश्राम की अवस्था में जो है 1 मिनट में मनुष्य का हृदय जो है 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार। ठीक ना, विश्राम की अवस्था में जो है एक मनुष्य का हृदय जो है कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार। आंसर क्या हो जाएगा, 72 बार। ठीक ना, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 72 टाइम्स। अगला और लास्ट प्रश्न है कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर एवं नीचे की ओर, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, जाइलम के द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। आप जानते हैं कि पौधों में 2 परिवहन के जो है
अंग पाए जाते हैं, तंत्र पाया जाता है, जिसमें एक जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम के माध्यम से क्या होता है, जल पौधों के एक भाग से दूसरे भाग पहुंचती है, और फ्लोएम से भोजन का परिवहन होता है। ठीक है, पादपों में परिवहन की ये है। इसके बाद ध्यान देंगे कि जाइलम के द्वारा जल जो है पौधों में जो है क्या कहते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है। तो ध्यान देंगे यह हमेशा ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि जल मिलता है पौधा को कहाँ से, जड़ से मिलता है जल, और जल जो है जड़ से मिलता है। तो जो दो उत्तक है जो रिस्पॉन्सिबल है परिवहन के लिए, परिवहन के दो उत्तक जो हैं पौधे में, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम नामक जो उत्तक हैं वह क्या करता है कि जड़ से में जो मतलब जड़ से प्राप्त जल को या पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है, मतलब नीचे से क्या करता है, ऊपर की तरफ ले जाता है। कहाँ पर, ऊपर की ओर। ठीक है, किधर की ओर, ऊपर की ओर ले जाता है। तो आंसर क्या होगा, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। ध्यान दीजिएगा, पादपों में परिवहन। तो आप यहाँ पर समझिएगा बात, पादपों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इस क्रिया में कच्ची सामग्री के रूप में जो है CO2, जल, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। इस क्रिया में क्या होता है, CO2 जैसे पदार्थ जो है पौधे क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, फिर भी पादपों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि जो 10 महत्वपूर्ण तत्व है उनकी भी आवश्यकता होती है। ठीक है, मृदा में प्रचुर मात्रा में क्या पाई जाती है, खनिज लवण होते हैं, उनसे भी पौधे अपना भोजन में मतलब कि पौधे को वो भी चाहिए। इसके बाद है जड़ों से जल तथा खनिज लवण अवशोषित करते हैं ये पौधे। ठीक ना, तो ये सब जो है पौधों से संबंधित बात हो गई। तो कुल मिलाकर के जो है 25 प्रश्नों का हम लोगों ने देखा, और इस 25 प्रश्नों में से कुल मिलाकर के 3-4 प्रश्न ऐसे थे जो सब्जेक्टिव मैटर के प्रश्न थे। ठीक है, सब्जेक्टिव से संबंधित प्रश्न थे। तो ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक हम लोग, और आप लोग जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और सुबह में जो है हम लोगों की क्लास 5 बजे पर डे होगी, और आधे घंटे की लगभग हम क्लास लेंगे। आप सूत के उठिएगा, आराम से आधा घंटे का क्लास कीजिएगा। 25 प्रश्न का बेहतर तरीके से हम लोग देखे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते दंदनाते रहिए और जम के पढ़ाई कीजिए। फिर शाम में जो है हम लोग 8 बजे मिलेंगे सोशल साइंस लेकर के। शाम 8 बजे मतलब रात्रि के 8 बजे हम लोग मिलेंगे। और इसके अलावा एक और क्लास हमारी बढ़ेगी, मैथ्स की क्लास विवेक सर के साथ हम लोग बहुत जल्द आएंगे। इसलिए अपने दोस्तों को जल्द से जल्द हमारे चैनल के साथ आप लोग जोड़ेंगे, ताकि वहाँ पर मैथ्स के बहुत ही ज़बरदस्त टीचर, ठीक है, मैथ्स के बहुत ही ज़बरदस्त टीचर है वो विवेक सर। इनके अलावा साइंस वाला पोर्शन भी विवेक सर ही देखेंगे। ठीक है, साइंस वाला पोर्शन भी विवेक सर ही देखेंगे। तो इसलिए मैथ और साइंस के कंप्लीट डिस्कशन के लिए आपको विवेक सर मिलेंगे। तब तक के लिए हम लोग जो है सुबह में 5 बजे से जो साइंस वाला पोर्शन है उनको देखने का काम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।